प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना और महत्व। लेक्चर नंबर 42। यस डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, जिसमें उसका पाठ्यक्रम है, प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं भी समझा दी हैं। आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत या प्लेटो की शिक्षा योजना की क्या आलोचना, कमियां, दोष हैं और इसी के साथ में इसमें क्या महत्व या गुण है, इसकी चर्चा करेंगे। बेटा नोट करें, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना और महत्व। किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की परीक्षा के अंतर्गत प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना या महत्व के बारे में प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। हाँ, इसको हम शुरू करें उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। ज़रा ध्यान दें, शिक्षा मानसिक व्याधियों को दूर करने का मानसिक उपचार है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा समाज व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, संपूर्ण विश्व की व्यवस्था में, राष्ट्र राज्यों की व्यवस्था में, राष्ट्र राज्यों की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर शिक्षा का पाठ्यक्रम नैतिक मापदंडों को ध्यान में रखकर रखा जाए तो आज के दौर में जो चरित्रहीनता हमें दिखाई दे रही है, उस चरित्रहीनता और अपराधीकरण पर काफ़ी सीमा तक अंकुश पाया जा सकता है। इसलिए मैं सभी शिक्षाविदों से कहूँगा कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत नैतिक शिक्षा को एक विषय के रूप में, एक पेपर के रूप में स्थान जरूर देना चाहिए। चलिए बेटा, शिक्षा सिद्धांत की आलोचना और शिक्षा सिद्धांत का महत्व लेंगे आज हम। अब ये दोनों बातें मैं समझाऊं उससे पहले डायग्राम समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक ये दोनों बातें समझ में नहीं आएंगी। मेरा लक्ष्य केवल आपको समझाना है। ये तो नोट इसलिए करता हूँ जिससे कि व्यवस्थित रूप में हम एक एक बात को अच्छे से आपको समझा सकें। बीच में हमने केवल लेक्चर देना शुरू किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर, आप तो हमें पहले वाले तरीके से ही पढ़ाओ, तो हम इसी तरीके से आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो यहाँ नोट करेंगे, दार्शनिक शासकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए, नोट करो आप, दार्शनिक शासकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्लेटो ने दो बातें बताई हैं। एक तो शिक्षा व्यवस्था और दूसरा साम्यवाद का सिद्धांत, जिसमें हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। फिर इधर हमने लिखा है आदर्श राज्य, मतलब प्लेटो के चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वो आदर्श राज्य है। क्यों? क्योंकि प्लेटो वास्तविक रूप में आदर्श राज्य की ही स्थापना करना चाहता था और इस आदर्श राज्य का जो शासक होगा वो दार्शनिक राजा होगा। फिर हमने लिखा तीन तत्व। इसका मतलब ये है, प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। प्लेटो ने कहा है कि राज्य ना तो चट्टानों से जन्मे हैं, ना ओक के वृक्षों से जन्मे हैं, बल्कि राज्य तो व्यक्ति का ही विराट रूप है। व्यक्ति का विराट रूप क्यों है? इसलिए व्यक्ति का विराट रूप क्योंकि प्लेटो ने मानवीय आत्मा के तीन तत्व बताए हैं, विवेक, साहस, तृष्णा। इस तृष्णा को क्षुधा और भूख भी कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं। तो समाज में जितने भी विवेकवान लोग हैं उनसे मिलकर के वर्ग का निर्माण होता है, जिससे दार्शनिक शासक वर्ग कहा जाता है। साहसी लोगों से मिलकर के सैनिक वर्ग का निर्माण होता है और तृष्णा से उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है, उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। तो इसका मतलब मानव की आत्मा के तीन तत्वों के आधार पर ही समाज में तीन वर्ग बन जाते हैं, या मानव के जो तीन तत्व गुण हैं या मानव का जैसा चरित्र है उसके हिसाब से ही समाज में, राज्य में तीन वर्ग बन जाते हैं। विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग, साहस से सैनिक वर्ग, तृष्णा से उत्पादक वर्ग। तो इससे आपको ये समझना है। आगे प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जो आधारशिला बताया है वो न्याय को बताया है और आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद को बताया है। कैसे? जैसे हम एक त्रिभुज ले सकते हैं, ये त्रिभुज, तो आधारशिला तो न्याय बताया है, न्याय हमने आपको पढ़ा दिया है।
आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद को बताया है। और शीर्ष पर दार्शनिक राजा का शासन होगा, दार्शनिक राजा का शासन होगा। इसका मतलब ये है कि प्लेटो कह रहे हैं कि भाई जो आदर्श राज्य के आधारशिला न्याय होगा और आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद होगा। तो अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्लेटो के आदर्श राज्य का जो आधार स्तंभ है शिक्षा, उसकी चर्चा कर रहे हैं, और जिसमें हम आज शिक्षा की आलोचना और इसके महत्व की चर्चा करेंगे। चलिए बेटा, अब सबसे पहले इसकी आलोचना लेते हैं। आलोचना शुरू करूँ उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको। बेटा, इस दुनिया में कोई भी सिद्धांत सर्वगुण संपन्न नहीं है। भले ही प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत हो, अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत हो, नागरिकता का सिद्धांत हो, क्रांति का सिद्धांत हो, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, J.S. मिल का स्वतंत्रता का सिद्धांत हो, बेंथम का उपयुक्तवाद का सिद्धांत हो, कोई भी सिद्धांत हो, सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। उसमें कोई न कोई कमी जरूर पाई जाती है। जैसे इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है, व्यक्ति में कोई न कोई अवगुण तो जरूर मिलेगा, ऐसे ही इस दुनिया में जितने भी सिद्धांत हैं उनमें भी कोई न कोई कमी, कोई न कोई अवगुण, कोई न कोई बुराई, कोई न कोई दोष तो जरूर मिलता है। तो यही बात प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर लागू होती है। तो आलोचना करते हैं हम। पहली आलोचना, अप्रजातांत्रिक एवं एकांगी। प्लेटो का जो शिक्षा का सिद्धांत है वो अप्रजातांत्रिक और एकांगी है। क्यों है? क्योंकि प्रजातांत्रिक के अंतर्गत तो सभी वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्लेटो ने विशेषकर अभिजात वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की है। इसलिए इसको हम लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे, बल्कि अप्रजातांत्रिक या अलोकतांत्रिक और एकांगी कहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा वेलूर कह रहे हैं, वेलूर ने कहा है कि प्लेटो अभिजात वर्ग का व्यक्ति होने के कारण उत्पादकों से घृणा करता था। मतलब जो ये उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग की शिक्षा के ऊपर इन्होंने इतना खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि इन्होंने तो वास्तविक रूप में जो है ये जो अभिजात वर्ग है इसकी शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया है। इसलिए प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वह अप्रजातांत्रिक और एकांगी है। एकांगी क्यों है? क्योंकि अभिजात वर्ग की शिक्षा के ऊपर ही इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। दूसरी आलोचना, साहित्य की उपेक्षा। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत साहित्य की बिल्कुल उपेक्षा कर दी और साहित्य के ऊपर राज्य का कठोर नियंत्रण रखा। आलोचक कहते हैं कि कला और साहित्य स्वतंत्रता के वातावरण में ही पनप सकते हैं। अगर राज्य का इनके ऊपर कठोर नियंत्रण होगा तो साहित्य कभी भी पनप नहीं सकता, साहित्य का कभी भी विकास नहीं हो सकता। तीसरी आलोचना, कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण। बेटा, प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की जो तीसरी आलोचना है वो ये है कि इन्होंने कला और साहित्य के ऊपर अनुचित नियंत्रण, मतलब बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखा है, जो कि गलत है। जैसा बारकर कहते हैं कि नैतिक उपदेश के पास में जकड़ी हुई कला मानव हृदय को स्पर्श नहीं कर सकती। मतलब वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर नैतिक उपदेश के पास में जकड़ी हुई कला मानव हृदय के स्पर्श को नहीं छू सकती है या स्पर्श नहीं कर सकती, मानव हृदय को स्पर्श नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये है कि कला और साहित्य के ऊपर प्लेटो ने कठोर नियंत्रण रखा है। मतलब जैसे प्लेटो कह रहे हैं, और वैसे देखा जाए तो इसमें प्लेटो की बात मानने लायक भी है, क्योंकि प्लेटो ने तो कहा था कि मेरे राज्य के अंतर्गत उस समय नगर राज्य हुआ करते थे, सिटी स्टेट नगर राज्य हुआ करते थे, जैसे कि यूनान के नगर राज्य एथेंस, स्पार्टा, तो प्लेटो एथेंस का ही जन्मजात नागरिक था। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरे राज्य के अंतर्गत, मेरे नगर राज्य के अंतर्गत अश्लील साहित्य, अश्लील चलचित्र के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो ये बात तो मानने की, लेकिन इन्होंने पूर्णतया कला और साहित्य के ऊपर राज्य का नियंत्रण रखा, जो कि स्वीकार करने योग्य नहीं है। चौथा, शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला। बेटा, प्लेटो की शिक्षा योजना के अंतर्गत जो चौथी कमी है वो ये है कि इसका शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला है। क्यों है लंबा और खर्चीला? क्योंकि इसका जो शिक्षा का क्रम है वह 1 से 10 वर्ष तक खेलकूद की शिक्षा देगा। उसके बाद में 11 से 15 वर्ष तक ये जो है संगीत की शिक्षा देगा। फिर 16 से 20 वर्ष तक नैतिक शिक्षा देगा। फिर 21 से 30 वर्ष तक मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक शिक्षा देगा। उसके बाद में 31 से और 35 वर्ष तक दार्शनिक शिक्षा देगा। और फिर 36 से और 50 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा लेने के लिए समाज में खुला छोड़ दिया जाएगा। तो ये शिक्षा का इतना लंबा क्रम, आधी उम्र बीत जाती है, फिर शेष बचा क्या?
और फिर इतना खर्चा कौन वहन करेगा, इसलिए इसमें ये कमी पाई जाती है। बाकी मैंने शिक्षा योजना के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, वहाँ पर ये सारी बातें देख सकती हैं। तो मैंने संकेत दिया है बस। 5वां व्यक्तिगत विकास का बलिदान। बेटा प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत है, शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य के लिए व्यक्ति का बलिदान कर दिया गया है। मतलब शिक्षा राज्य के हित को ध्यान में रखकर, क्या राज्य के हित को ध्यान में रख कर के दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक साधन बन जाता है, राज्य साध्य बन जाता है, जो कि उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर इमैनुअल कांट कहते हैं कि मानव मानव होने के नाते सम्मान के योग्य है और मानव मानव होने के नाते गरिमा से संपन्न है, इसलिए इसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। मानव मानव होने के नाते अपने आप में साध्य है, ये किसी का साधन नहीं है। जबकि प्लेटो ने व्यक्ति को यहाँ साधन बना दिया है, जो कि अनुचित है। 6, विरोधाभास। बेटा ये जो 6ठी आलोचना है, यहाँ मैं कुछ आपको एक सूत्र देता हूँ। बेटा भले आप प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मील, मार्क्स, कितने ही राजनीतिक विचारक है, सबका अध्ययन कीजिएगा। सबके विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। विरोधाभास का मतलब एक तरफ कुछ कहता है, दूसरी तरफ कुछ कहता है। आप भी देखेंगे अपने विद्यार्थी जीवन में, आप इसमें जब वार्तालाप करते हैं आप सभी दोस्त, तो एक मित्र कह देता है कि बस भाई रहने दे सुरेंद्र, आप एक तरफ कुछ कहते हो, दूसरी तरफ कुछ कहते हो। मतलब एक तरफा बात कुछ है, दूसरी तरफ कुछ बात है। तो यही बात प्लेटो के ऊपर लागू होती है। क्या है विरोधाभास? विरोधाभास ये है कि एक और शिक्षा का आधार, एक और शिक्षा आदर्श राज्य का आधार मानता है ये, जैसा कि मैंने यहाँ बता भी दिया है। देखो एक और शिक्षा आदर्श राज्य का आधार है, मतलब प्लेटो एक तरफ तो ये कहता है कि जो शिक्षा है वो आदर्श, यहाँ आदर्श लिखेंगे, आदर्श राज्य का आधार है। तो दूसरी ओर शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण भी है। मतलब एक तरफ तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई शिक्षा आदर्श राज्य का आधार है, शिक्षा आदर्श राज्य का आधार है, पर दूसरी तरफ शिक्षा पर राज्य का कठोर नियंत्रण है। तो दो तरफा बात होगी। अब ये स्वीकार कैसे किया जाएगा? तो ये विरोधाभास, ये अंतर विरोध सबके ऊपर लागू होगा। ऐसा अंतर विरोध, ऐसा विरोधाभास सभी के विचारों में आपको दिखाई देगा, भले ही वह अरस्तु हो, एक्विनास हो, मैकियावेली हो, हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि कोई भी हो। 7वां है शिक्षा योजना में अधिनायक तंत्र के बीज। बेटा प्लेटो की शिक्षा योजना के अंतर्गत वास्तव में अधिनायक तंत्र के बीज मौजूद हैं। क्यों है अधिनायक तंत्र के? क्योंकि यहाँ प्लेटो जो शिक्षा का पाठ्यक्रम तय कर रहा है वह वास्तविक रूप में राज्य के हित को ध्यान में रख करके कर रहा है। इसीलिए एक विद्वान हैं हार्ले कहते हैं कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के बीज मौजूद हैं। ऐसे लिखेंगे इसको, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के बीज मौजूद हैं। इसमें जैसे नाजीवाद और फांसीवाद, सर्वाधिकारवाद के अंतर्गत राज्य के हित को ध्यान में रख करके व्यक्तियों को साधन बना दिया जाता है, वैसे ही प्लेटो ने यहाँ पर व्यक्ति को साधन बनाया है राज्य हित के लिए। और अंतिम 8वां है शिल्पियों की शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान न देना। मतलब जो कामगार मिस्त्री हैं उनकी शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो आप नोट करेंगे शिल्पियों की शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान न देना। जैसे कि स्वयं एक विद्वान है जेलर कह रहे हैं कि प्लेटो अभिजात वर्ग का होने के कारण शिल्पियों से घृणा करता था, इसलिए इन्होंने अभिजात वर्ग के लोगों की शिक्षा पर तो ध्यान दिया लेकिन शिल्पियों की शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है। तो आप 8 बिंदुओं के माध्यम से प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना को स्पष्ट कर सकते हैं। अब ये बात भी सत्य है, कोई भी सिद्धांत हो उसमें कमियाँ होती हैं, अवगुण होते हैं, आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी कोई भी शिक्षा का सिद्धांत हो, किसी के द्वारा भी दिया गया हो या कोई भी सिद्धांत हो, उसमें कोई ना कोई तो महत्व होता ही होता है, कोई ना कोई तो इसकी देन होती ही होती है। तो इसी तरीके से प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का भी महत्व है, जिसको कि हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। महत्व, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का पहला महत्व है उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था करना। नोट करिए बेटा, उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था करना। अब देखो बेटा, उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था करना, ये इसका महत्व है। मतलब अकॉर्डिंग टू एज, क्या अकॉर्डिंग टू एज, क्या बोल रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू एज, आयु के अनुसार इन्होंने जो है शिक्षा की व्यवस्था की, उचित शिक्षा की व्यवस्था की। मतलब आयु
उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था। इधर देखिए आप, देखो 1 से 10 वर्ष की आयु में खेल कूद की शिक्षा देता है, 11 से 15 वर्ष की आयु में संगीत की शिक्षा देता है, 16 से 20 वर्ष की आयु में नैतिक शिक्षा देता है, 21 से 30 वर्ष की आयु में शारीरिक मानसिक चारित्रिक शिक्षा दी जाती है, 31 से 35 वर्ष में दर्शन शास्त्रिक शिक्षा दी जाती है, और 36 से 50 वर्ष में उसको समाज में खुला छोड़ दिया जाता है व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है। दूसरा, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। पाठ्यक्रम संपूर्ण जीवन के अनुभव तक विस्तृत और काल भी जीवन पर्यंत, मतलब प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, शिक्षा योजना के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है वो संपूर्ण जीवन के अनुभव तक विस्तृत है। तो आप देखिएगा यहाँ संपूर्ण जीवन के अनुभव तक व्यापक किया गया है इसको, और इसी के साथ में इसका काल भी जीवन पर्यंत है। अब 50 वर्ष तक शिक्षा लेगा ही लेगा, लेकिन इसके बाद भी प्लेटो कहता है कि लगातार किसी न किसी रूप में शिक्षा ग्रहण करता रहेगा दार्शनिक राजा। तीसरा, एक वर्ग के लिए वही शिक्षा जो उसके लिए आवश्यक हो। अब ज़रा ध्यान दें, प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की जो अगला महत्व है वो ये है कि भाई एक वर्ग के लिए वही शिक्षा जो उसके लिए आवश्यक हो। मतलब इसका कहना है कि उत्पादक वर्ग को वही शिक्षा दी जाएगी जो उसके लिए आवश्यक है, सैनिक वर्ग को वही शिक्षा दी जाएगी जो उसके लिए आवश्यक है, और दार्शनिक शासक वर्ग को वही शिक्षा दी जाएगी जो उसके लिए आवश्यक है। ठीक है। तो ये भी इसका महत्व है, क्योंकि जिसके लिए जो आवश्यक है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है, तो इससे क्या होगा कि समाज का विकास होगा। चौथा है व्यायाम और संगीत का संतुलन। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत व्यायाम और संगीत का संतुलन बिठाया है। क्यों? क्योंकि प्लेटो का कहना है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 1 से 10 वर्ष तक खेलकूद की व्यवस्था की गई है, 11 से 15 तक संगीत की व्यवस्था की गई है। तो वास्तव में व्यायाम जब कराया जाएगा बच्चों से, व्यायाम का मतलब केवल एक्सरसाइज करना नहीं है, व्यायाम के अंतर्गत खान पान, पहनावा, खेल कूद ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ व्यायाम की जो परिभाषा दी है प्लेटो ने संकुचित नहीं दी, व्यापक दी है, संकुचित नहीं व्यापक दी है। केवल मतलब जो है एक्सरसाइज करना ना मात्र ही व्यायाम नहीं, व्यायाम का मतलब खेल कूद, पहनना, रहन सहन, ये सब कुछ इसमें आएगा। तो व्यायाम से शरीर मजबूत होगा, मजबूत होगा तो बच्चे बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। प्लेटो ने सामने कहा है कि मेरे नगर राज्य में मुझे औषधालयों की ज़रूरत नहीं है, मेरे नगर राज्य में मुझे कारागार की ज़रूरत नहीं है। औषधालयों की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि व्यायाम की व्यवस्था की गई है, व्यायाम की व्यवस्था की गई, बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो औषधियों की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से संगीत, प्लेटो ने संगीत की व्यवस्था की, और प्लेटो ने सामने कहा है कि जिस बच्चे का, जिस मानव का संगीत सुनने से रोएं खड़े नहीं होते हैं, जो छोटे छोटे बाल होते हैं रोएं खड़े नहीं होते हैं, वह कभी भी एक महान व्यक्ति नहीं बन सकता। लेकिन संगीत कैसा हो? आज की तरह अश्लील संगीत नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक रूप में संगीत के माध्यम से बच्चों को गणित, इतिहास और विज्ञान की शिक्षा दी जाए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो संगीत और व्यायाम के अंतर्गत इन्होंने संतुलन स्थापित किया। 5वां है स्त्री पुरुष में भेद नहीं। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत स्त्री और पुरुष में शिक्षा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। प्लेटो ने कहा है कि स्त्री और पुरुष समान रूप में समान शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जो गुण स्त्री में है वही पुरुष में है, जो क्षमता पुरुष में है वही स्त्री में है, जो काम पुरुष कर सकता है वह स्त्री कर सकती है। इसलिए स्त्री पुरुष में इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। आज जो नारीवादी आंदोलन चल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले प्लेटो ने ही ये बात कही थी कि भी स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं होगा। फिर आगे चल करके J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी यही बात कही कि स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। और आज नारीवादी आंदोलन जो चल रहा है वह नारी को शक्तिशाली बनाने के लिए ही चल रहा है। 6, शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का जो अगला महत्व है 6, वो ये है कि प्लेटो की शिक्षा योजना का जो उद्देश्य है वह शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। शरीर का मस्तिष्क व्यायाम से होगा, मस्तिष्क का विकास जो है संगीत से होगा। इसलिए प्लेटो अपनी शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत शरीर और मस्तिष्क इन दोनों का ही विकास चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और स्वस्थ शरीर कब होगा? जब हम व्यायाम करेंगे। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और अंतिम 7वां है दर्शन शास्त्र तथा विशेष शिक्षा द्वारा आदर्श शासकों का निर्माण करना चाहता है। प्लेटो अपनी शिक्षा योजना के द्वारा
वास्तविक रूप में दर्शन शास्त्र तथा विशेष शिक्षा द्वारा आदर्श शासकों का निर्माण करना चाहता है। मतलब प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत के द्वारा दार्शनिक राजाओं का, दार्शनिक शासकों का निर्माण करना चाहता है। और ये 35 वर्ष तक, जब 31 से 35 वर्ष तक दर्शन की शिक्षा दी जाएगी, दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी, उसके बाद में 36 से 50 15 वर्ष तक उसको समाज में खुला छोड़ा जाएगा। उसके बाद में वह राजा, दार्शनिक राजा बन सकता है। प्लेटो स्वयं कह रहे हैं लास्ट में कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, नोट करना इसको पूरा, मैंने शॉर्ट में लिखा है। प्लेटो कह रहे हैं जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे और राजा दार्शनिक नहीं बना दिए जाएंगे, राजा दार्शनिक नहीं बना दिए जाएंगे, तब तक नगर राज्यों में से, विश्व राज्य में से बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। ये प्लेटो ने कहा है। मैं इसको मेरे शब्दों में कहूँगा, प्लेटो क्या कह रहे हैं, मेरे शब्दों में कह रहा हूँ। प्लेटो का कहना है कि या तो राजा को दार्शनिक बना दो या दार्शनिक को राजा बना दो। क्या मतलब? या तो राजा को दार्शनिक बना दो, मतलब जिसको आप शासक बना रहे हो उसको बुद्धिमान बना दो, या दार्शनिक को राजा बना दो, मतलब या फिर बुद्धिमान व्यक्ति को राजा बना दो। मूल बात यह है कि जब तक राजा को दार्शनिक ना बना दिया जाए या दार्शनिक को राजा ना बना दिया जाए, तब तक नगर राज्यों में से बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। राष्ट्र राज्यों में से बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। राज्यों में से बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। विश्व में से बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष ये निकलता है, प्लेटो ये कहना चाहता है कि ज्ञान का शासन होना चाहिए, विवेक का शासन होना चाहिए, ज्ञान की संप्रभुता होना चाहिए, बुद्धिमान लोगों का शासन होना चाहिए। ये बात प्लेटो इस 7वें बिंदु के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो ये हो गया प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना और शिक्षा सिद्धांत का महत्व। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी सिद्धांत उसमें कमियां ही होती हैं, नहीं, उसका महत्व भी होता है। तो 7 बिंदुओं के माध्यम से आप प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के महत्व को अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप ये दोनों बातें बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और मेरा मूल लक्ष्य राजनीति विज्ञान को गहराई से, गंभीरता से समझाना है। मैं भारतीय राजनीतिक चिंतन आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी पश्चिमी राजनीतिक चिंतन चल रहा है। मैं इन चिंतकों के चिंतन में प्रतिदिन गोते लगाता हूँ, तैरता हूँ, डूबता हूँ। किस लिए? जिससे कि मैं मेरे विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे रूप में राजनीतिक चिंतकों के चिंतन को समझा सकूँ। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।